Hello students, in this we will learn about rows, columns, ranges and AutoSum। जैसे आप देख सकते हैं ये एक आपकी स्प्रेडशीट है। इसमें हम किसी कॉलम को मान लीजिए हाइड करना चाहते हैं। हाइड करना चाहते हैं क्या मतलब ये होता है कि वो आपका कॉलम स्प्रेडशीट में तो एग्जिस्ट करे बट वो आपको दिखेगा नहीं और वो प्रिंट नहीं होगा, बट उसकी वैल्यू एग्जिस्ट करेगी। तो इसकी ज़रूरत कब होती है? मान लीजिए जैसे इस स्प्रेडशीट में एक देख सकते हैं मैंने कॉलम इंसर्ट किया कमीशन। तो मैं ये नहीं चाहता कि ये जो कॉलम की वैल्यू कमीशन की वैल्यू है, ये जो वैल्यूज़ है ये विजिबल हो। तो इस पूरे कॉलम को मैं हाइड कर सकता हूँ, बट ये कैलकुलेशन में इसका कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ेगा। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, आप जिस भी रो या कॉलम को हाइड करना चाहते हैं उसको सेलेक्ट कर लीजिए लाइक दिस। ये कॉलम डी हमने सेलेक्ट कर लिया है। देन गो टू फॉर्मेट, कॉलम्स, हाइड। अब देखिए ये जो कॉलम है ये आपका हाइड हो गया है, लेकिन यहाँ पे कैलकुलेशन में इसका जो इफेक्ट है वो वैसे ही है। जो वैल्यूज़ के साथ मैं कैलकुलेट कर रहा हूँ ये टोटल सैलरी, वो इस पे अप्लीकेबल है, वो वैल्यूज़ एग्जिस्ट करती हैं। सिर्फ हाइड करने से रो या कॉलम को क्या होता है, वो विजिबल नहीं होता है। और यदि मैं शीट का प्रिंट आउट लूँगा तो वो प्रिंट में मेरे को नहीं दिखेगा, लेकिन उसकी वैल्यू फार्मूला में या कैलकुलेशन में आपके एप्लीकेबल रहती है। सो अगेन, आपको यदि किसी रो या कॉलम को हाइड करना है तो पहले उसे आप सेलेक्ट कर लीजिए लाइक दिस। इस बार हमने रो को सेलेक्ट किया, देन गो टू फॉर्मेट, रो, हाइड। देखिए यहाँ से ये रो हाइड हो गई है, यहाँ से ये कॉलम हाइड हो गया। नाउ हाउ टू अनहाइड। अब चूंकि अनहाइड करने का प्रोसेस भी वही है कि आप उस रो या कॉलम को सेलेक्ट करिए, लेकिन ये कॉलम या ये रो तो एग्जिस्ट दिख ही नहीं रही है अभी मेरे को। तो आप क्या करिए, जैसे यहाँ पे कॉलम हेडिंग पढ़ने से अपने को समझ में आ रहा है दैट सी एंड ई, तो एक्चुअली होना चाहिए सी डी ई। तो आप ये दोनों कॉलम को सेलेक्ट कर लीजिए। ओके, तो आपका जो हिडन कॉलम है वो इन दोनों के बीच में है। देन गो टू फॉर्मेट, कॉलम्स एंड शो। अगेन टू अनहाइड रो, मैंने फर्स्ट और थर्ड रो सेलेक्ट कर ली। ओके, वन मोर वे इज टू राइट क्लिक एंड सेलेक्ट शो। सो इस तरह आप देख सकते हैं हम रोज और कॉलम को हाइड और अनहाइड कर सकते हैं। सो दैट ये जो कॉलम है या ये जो रो है वो एग्जिस्ट तो करती है आपकी वर्कशीट में, लेकिन ये विजिबल नहीं रहेगी। और इसका जो हम प्रिंट आउट लेंगे तब भी ये विजिबल नहीं रहेगी। लेकिन कैलकुलेशन, जैसा कि यहाँ मैंने फार्मूले में इस कॉलम डी को यूज किया है, तो कैलकुलेशन पे इसका कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ेगा। तो इस तरीके से हम रोज एंड कॉलम्स को हाइड और अनहाइड कर सकते हैं। नाउ विल सी freezing and unfreezing rows. So what is this freezing rows? It means making them immune to scrolling. क्या मतलब हुआ इसका कि यदि मैं किसी रो को फ्रीज कर देता हूं और उसके बाद यदि मैं स्क्रॉल करता हूं तो जिस रो को मैंने फ्रीज किया है वो रो हमेशा विजिबल रहेगी। सारा जो स्क्रॉलिंग है वो उसके नीचे से शुरू होगा, लेकिन वो रो हमेशा विजिबल रहेगी। अब इसकी ज़रूरत क्यों पड़ती है समझिए। जैसे देखिए ये एक वर्कशीट है जिसमें करीब 1000 रिकॉर्ड्स हैं। अब यदि मैं इसको स्क्रॉल करता हूँ, ठीक है, तो देखिए मेरे जो हेडिंग वाली रो है ये रो अब मेरे को विजिबल नहीं है। तो मैं चाहता हूँ कि ये हेडिंग वाली रो जो है वो हमेशा विजिबल रहे, ताकि एंट्री करते समय या जब इसको एनालाइज कर रहे हैं तो उस समय मुझे मालूम रहे कि कौन सा कॉलम किस वैल्यू को रिप्रेजेंट कर रहा है। ओके, फॉर दैट क्या करना है,
आपको जिस भी रो को फ्रीज करना है उसके ठीक नीचे वाली रो में क्लिक करिए, एक सेल को सेलेक्ट कर लीजिए, देन गो टू विंडोज, क्लिक ऑन फ्रीज। अब आप देखिए सेम मैं इसको स्क्रॉल करता हूं, देखिए आपका जो हेडिंग रोज है वो एज इट इज है, वो स्क्रॉल नहीं हो रहा है। जो भी स्क्रॉलिंग है वो इस फ्रीज हेडिंग वाली रो के नीचे से हो रही है। सो दिस वे आप किसी भी रो को फ्रीज कर सकते हैं। नाउ हाउ टू अनफ्रीज इट, द प्रोसेस इज सेम। अगेन सेलेक्ट द सेल, उस सेल के उस रो के नीचे जिसको आपने फ्रीज किया है, गो टू विंडोज एंड अगेन क्लिक ऑन फ्रीज। तो ये डीसेलेक्ट हो जाएगा, देखिए विंडोज ये अब सेलेक्टेड नहीं है। अब यदि आप स्क्रोलिंग करेंगे तो ये जो फर्स्ट रो है वो भी स्क्रॉल हो गई है। सो दिस वे वी कैन फ्रीज और अनफ्रीज रोज। नाउ विल सी नेमिंग अ रेंज। सपोज मैं इस सेल को सेलेक्ट करता हूं तो यहां नेम बॉक्स में आप देख सकते हैं इसका नाम ये दिखा रहा है E2। यदि मैं मल्टीपल सिलेक्शन करता हूं तो देखिए ये नाम दिखा रहा है E2:F2। यदि आप यहां से यहां तक मैं से पूरा सेलेक्ट करता हूं तो इसका नाम है E2:F11, मतलब E2 से चालू होके F11 तक मैंने सारे जितने भी सेल हैं इनको सेलेक्ट किया। तो यदि मैं चाहता हूं कि अपने फॉर्मूला में इस तरह ना लिख के कोई यूजर डिफाइंड नाम लिख सकूं, तो इन सेल की रेंज को जो अपने सेलेक्ट किया है इसका हम एक यूजर डिफाइंड नाम दे सकते हैं। सो फर्स्ट मेथड इज कि आप यहाँ ऐसे सीधा टाइप कर दीजिए। यहाँ पे इसकी जगह आप जो भी नाम टाइप करेंगे वो इस सेल का नाम हो जाएगा। सपोज मैं इसका नाम SAL रख देता हूँ इस रेंज का, ओके। एंड द सेकेंड मेथड इज कि आप इसे सेलेक्ट करिए, नाउ गो टू इंसर्ट, देन नेम्स, हियर डिफाइन। तो ये यहां पे आप नाम दे सकते हैं, सेल, ओके। अब इसका फायदा क्या है, सपोज मेरे को सम करना है ये दोनों सैलरी एंड टोटल सैलरी का, जस्ट फॉर एग्जांपल। सो व्हाट आई विल राइट, इक्वल टू सम, ओके, ये है E2:F11, एंटर। तो यहां पे मैंने क्या लिखा है फॉर्मूले के अंदर, सेल का एड्रेस, रेंज पूरी, दैट इज E2:F11। इसकी जगह यदि मैं नाम डिफाइन कर देता हूं तो मैं लिख सकता हूं सम, एंड इसका नाम हमने क्या लिखा था, सेल, एंड एंटर। देखिए मैंने यहां पे इसका नाम डिफाइन किया है रेंज का SAL। तो फॉर्मूले में रेंज के एड्रेस लिखने की जगह मैं उसका नाम भी लिख सकता हूँ और ये कैलकुलेशन परफॉर्म हो जाएगा। इस फॉर्मूले में, सेम फॉर्मूले में देखिए मैंने सेल की रेंज लिखी है और इस फॉर्मूले में मैंने सेल रेंज का नाम लिया है। सो दिस इज द वे टू डिफाइन नेम फॉर अ सेल रेंज। तो प्रोसेस क्या है, आप जिस सेल रेंज का नाम देना चाहते हैं उसको सेलेक्ट कर लीजिए एंड इन दिस नेम बॉक्स जस्ट टाइप द नेम। जैसे आप प्रीवियसली हमने सेल टाइप किया था तो यहाँ आप देख सकते हैं इसे सेलेक्ट करने पे इसका नाम सेल डिस्प्ले कर रहा है। सपोज आप चाहते हैं कि इस नाम को आप हटा दें यहाँ से, ये वापस अपना सेल एड्रेस दिखाए यहाँ पे, तो उसके लिए आप क्या करेंगे, अगेन गो टू इंसर्ट, नेम्स, डिफाइन। अब आप देखिए यहाँ पे SAL नेम आपको दिख रहा है जो प्रीवियसली डिफाइंड है, इसे सेलेक्ट करिए और डिलीट कर दीजिए। या आप सेल, इस जो नाम है इसमें और किसी सेल को ऐड करना चाहते हैं तो ये मॉडिफाई करके आप इसकी रेंज को अल्टर कर सकते हैं। सो वी विल सेलेक्ट दिस एंड डिलीट,
यस, ओके। अब देखिए ये नाम दिखा रहा है। यहां पे आप देखेंगे कि फार्मूले में कोई वो नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट यहां पे जो कि सेल पहले वैल्यू दे रहा था, अब आप देख सकते हैं कि ये एरर शो हो रहा है। क्यों? क्योंकि इस डिफाइंड नेम को मैंने यहां से डिलीट कर दिया। तो इस तरीके से आप अपनी सेल रेंज को नेम प्रोवाइड कर सकते हैं। नाउ विल सी AutoSum. So what is AutoSum? AutoSum in Calc can perform automatic summation only on continuous rows or column range. That is, यदि मान लीजिए मुझे इस पूरी वैल्यूज का, इस पूरे कॉलम का सम टोटल चाहिए, तो अभी हम जो करते हैं उसके हिसाब से आप यहाँ पे इक्वल टू सम देन F2 स्टार्टिंग सेल एड्रेस कोलन लास्ट सेल एड्रेस F11 देन एंटर। तो आपको इसका इस पूरे कॉलम का टोटल सम मिल जाएगा। इसको करने का दूसरा एक तरीका है, दैट इज AutoSum। इसमें आप जो भी कॉलम या आपके रो हैं जिसमें आप समेशन चाहते हैं, उसके ठीक नीचे वाले एम्प्टी सेल में क्लिक करिए एंड यू कैन सी दिस समेशन साइन हियर। इस साइन को क्लिक करिए। जैसे ही आप इस साइन को क्लिक करते हैं, आप देखेंगे कि ये फार्मूला अप्लाई हो गया है और साथ में सेल एड्रेस भी पूरे आ गए हैं, F2 कोलन F11। नाउ प्रेस एंटर, यू विल गेट समेशन। लाइकवाइज यदि मुझे रो में करना है तो जिस भी रो में मुझे सम करना है उसमें जो एम्प्टी सेल उस पर मैं क्लिक करूंगा, समेशन। अब आप देख सकते हैं कि इसने सारी सिर्फ न्यूमेरिक वैल्यूज को ही लिया है। ये जो टेक्स्ट वैल्यूज है ऑटोमेटिकली उनको छोड़ दिया है। तो इस तरीके से आप इंटर प्रेस करिए। नाउ यू कैन सी ये पूरा जो आपका समेशन है ये रो वाइज है, और ये इस तरीके से आप कॉलम में AutoSum को अप्लाई कर सकते हैं।